राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो का भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के निमंत्रण के अंतर्गत हुए भारत आगमन पर स्वागत किया। राष्ट्रपति रूटो और प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर आयोजित मीडिया वार्ता से पहले 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। समझौते के अंतर्गत भारत केन्या को कृषि क्षेत्र के आधुनिकीकरण के लिए $250 मिलियन की सहायता प्रदान करने जा रहा है। वहीं इसके साथ आतंकवाद निरोध, तकनीक और शिक्षा जैसे मुद्दों पर भी MOU हस्ताक्षरित किए गए। मीडिया और अफ्रीकी प्रतिनिधिमंडल को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति रूटो का भारत आगमन के लिए धन्यवाद किया और भारत केन्या के विशेष ऐतिहासिक संबंधों पर भी चर्चा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रपति रूटो की यात्रा से हमारे द्विपक्षीय संबंधों के साथ पूरे अफ्रीकी महाद्वीप के साथ भारत के कार्य संबंधों को और बल मिलेगा। राष्ट्रपति रूटो और उनके डेलीगेशन का भारत में स्वागत करते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। मुझे खुशी है कि अफ्रीकन यूनियन के G20 में शामिल होने के कुछ समय बाद उनकी ये यात्रा हो रही है। भारत की विदेश नीति में अफ्रीका को हमेशा उच्च प्राथमिकता का स्थान दिया गया है। पिछले लगभग 1 दशक में हमने मिशन मोड में अफ्रीका के साथ अपना सहयोग बढ़ाया है। मुझे विश्वास है कि राष्ट्रपति रूटो की यात्रा से हमारे द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ पूरे अफ्रीका महाद्वीप के साथ हमारे एंगेजमेंट को नया बल मिलेगा। फ्रेंड्स, इस वर्ष हम भारत और केन्या के डिप्लोमेटिक रिलेशंस की 60वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, किंतु हमारे संबंधों का हजारों वर्ष पुराना इतिहास है। मुंबई और मोम्बासा को आपस में जोड़ता हुआ विशाल हिंद महासागर हमारे प्राचीन संबंधों का साक्षी रहा है। इस मजबूत नींव पर हम सदियों से साथ मिलकर आगे बढ़ते रहे हैं। पिछली सदी में हमने मिलकर उपनिवेशवाद का विरोध किया। भारत और केन्या ऐसे देश हैं जिनका अतीत भी साझा है और भविष्य भी। फ्रेंड्स, एक प्रगतिशील भविष्य की नींव रखते हुए आज हमने सभी क्षेत्रों में अपना सहयोग सुदृढ़ करने पर विचार किया और कई नए इनिशिएटिव्स की पहचान भी की। भारत और केन्या के बीच आपसी व्यापार और निवेश में लगातार प्रगति हो रही है। हमारे आर्थिक सहयोग के पूरे पोटेंशियल को रियलाइज करने के लिए हम नए अवसरों की तलाश जारी रखेंगे। भारत केन्या के लिए एक विश्वसनीय और प्रतिबद्ध डेवलपमेंट पार्टनर रहा है। आईटेक तथा ICCR स्कॉलरशिप के माध्यम से भारत के केन्या के लोगों की स्किल डेवलपमेंट और कैपेसिटी बिल्डिंग में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। 2 कृषि प्रधान अर्थव्यवस्थाओं के रूप में हमने अपने अनुभव साझा करने पर सहमति जताई। केन्या के कृषि क्षेत्र का आधुनिकीकरण करने के लिए हमने $250 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट प्रदान करने का भी निर्णय लिया है। आधुनिक समय की जरूरतों के अनुसार हम टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में अपना सहयोग बढ़ा रहे हैं। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत की उपलब्धियों को केन्या के साथ साझा करने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। इस महत्वपूर्ण विषय पर आज किए जा रहे समझौते से हमारे प्रयासों को बल मिलेगा। क्लीन एनर्जी दोनों ही देशों की मुख्य प्राथमिकता है। केन्या द्वारा लिया गया अफ्रीका क्लाइमेट समिट का इनिशिएटिव एक बहुत ही सराहनीय कदम है। यह राष्ट्रपति रूटो की भी
सभी वैश्विक चुनौतियों का एकजुट होकर सामना करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। मुझे खुशी है कि केन्या ने ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस और इंटरनेशनल सोलर अलायंस से जुड़ने का निर्णय लिया है। साथ ही केन्या द्वारा लिए गए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस से जुड़ने के निर्णय से हम बिग कैट्स के संरक्षण के लिए वैश्विक प्रयासों को सशक्त कर सकेंगे। रक्षा के क्षेत्र में हमारा बढ़ता सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास और समान हितों का प्रतीक है। आज की चर्चा में हमने मिलिट्री एक्सरसाइज कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ साथ दोनों देशों के रक्षा उद्योगों को भी आपस में जोड़ने पर बल दिया। हमने स्पेस टेक्नोलॉजी को जन कल्याण के लिए इस्तेमाल करने पर भी विचार विमर्श किया। इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में हम भारत के सफल अनुभव को केन्या के साथ साझा करने पर सहमत हुए। इसी प्रतिबद्धता और मित्रता का भाव हम सभी क्षेत्रों में अपना सहयोग बढ़ाने के लिए अपने प्रयत्न जारी रखेंगे। शीत सत्र के अंतर्गत भारतीय संसद की कार्रवाई जारी है। इसी के अंतर्गत कांग्रेस के वरिष्ठ राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने योग और नेचुरोपैथी के प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल न होने की जानकारी देते हुए इस संबंध में होने वाली कार्रवाई के संबंध में आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल से सवाल किया। सवाल का जवाब देते हुए आयुष मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने भारत की पारंपरिक और आधुनिक चिकित्सा पद्धति दोनों को एक साथ आगे बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। इसी के अंतर्गत आयुष एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय साथ मिलकर भारत में एलोपैथी और आयुष को हर स्वास्थ्य केंद्र तक एक साथ पहुंचाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। नेचुरोपैथी योगा का मैं समर्थक हूँ और चाहता हूँ कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा विकास प्रचार हो। सवाल के रूप में मैं पूछ रहा हूँ, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, उसमें दावा है कि सबको कवर किया जाएगा। अगर माननीय मंत्री जी कोई जानकारी है तो ये बता दें कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, योग शामिल नहीं है, तो क्या इसको शामिल कराने का कोई इरादा है? अगर है तो मैं स्वागत करूंगा। सदन की एक बड़ी सदस्य ने जो सवाल की है बड़े रेलिवेंट है। स्वास्थ्य सेक्टर में आज एक एग्जाम्पलरी ट्रांसफॉर्मेशन लाया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछली 9.5 साल की कार्यकाल में उन्होंने आयुष सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए जो भी कदम उठाए हैं, देशवासियों ने, दुनिया ने इसको देखी है और महसूस भी की है, और उसमें से सबको सेवा भी मिली है। सबको मुझे लगता है कि काफ़ी अपने शारीरिक समस्या से राहत भी मिली है। तो इसलिए माननीय प्रमोद तिवारी जी ने जो सवाल की है, हमारे ये जो सेंट्रल सेक्टर आयुर्विज्ञान के जरिए जो भी हमारे डॉक्टर्स है, जो टीचर्स है, जो पैरामेडिकल स्टाफ है, जो नॉन आयुष साइंटिस्ट है, जो फिजियोथेरेपिस्ट है, सबको उनकी मतलब एम्पावरमेंट के सिलसिले में, आप स्किल के सिलसिले में उनकी क्षमता बढ़ाया जाए। उनकी इसके लिए उनको अधिक काबिलियत बनाने के लिए ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम में वो व्यवस्था रखा गया है। तो आपका सवाल है कि आज ये जो आपने कहा कि मतलब प्राइम मिनिस्टर जन आरोग्य योजना जो है, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो हमें ये निर्देश दी है कि दोनों सिस्टम को एक साथ आप आगे बढ़ाए। दोनों सिस्टम, इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ मेडिसिन आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने जो निर्देश दी थी, उसी निर्देश को हम निष्ठापूर्वक पालन करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष पिछली 2 साल एक साथ हम लोग काम किया है। और आज एम्स से लेकर अप टू द हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर तक, सब सेंटर तक और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, हर सेंटर में
दोनों सिस्टम उपलब्ध हो, इसके लिए जो भी निर्देश दी है उसको हम लोगों ने उसको सही लागू करने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध है और हम लोग कर रहा है। भाजपा के राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने भारत की विकास दर के संदर्भ में राज्यसभा को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए सरकार की विभिन्न योजनाओं की चर्चा की और कहा कि मोबाइल फोन आयात करने की दर 90% से अधिक से गिरकर 4% तक आ गई है। विश्व में ऐसी मान्यता बन रही है कि एशिया का विकास इंजन अब चीन नहीं बल्कि भारत बनने जा रहा है। मैं अपने सम्मानित सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इस समय जो ग्रोथ रेट अवेलेबल है, जिसका सोर्स है IMF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम अक्टूबर 2013, मैं छोटे मोटे देशों की बात नहीं कर रहा हूं, सामान्य देशों की बात नहीं कर रहा हूं। अमेरिका की 1.5 है %, यूरोपियन यूनियन 1.2, जर्मनी 0.9, फ्रांस 1.3, इटली 1.7, स्पेन 1.7, जापान 1, इंग्लैंड 0.6, कनाडा 1.6 और अदर एडवांस कंट्रीज 2.2 और इसमें भारत 6.3। अब ये अक्टूबर 2023 का है और इतना ही नहीं मान्यवर, चुनौतियां कितनी बड़ी हैं इससे समझना चाहिए कि अमेरिका में सिलिकॉन वैली बैंक और सिग्नेचर बैंक, दो बड़े बैंक डिफॉल्टर हो गए। चाइना में वहां की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी एवरग्रांड डिफॉल्टर हो गई। यह सामान्य बात नहीं है। दुनिया के दो बड़े देशों में इतनी बड़ी आर्थिक चुनौतियां हैं और उनके बीच में से मैं विनम्रता से पूछना चाहता हूं, हमारे यहां क्या कोई ऐसी स्थिति का आपको कोई उदाहरण मिला है? यह दर्शाता है कि इन विपरीत परिस्थितियों में हम किस प्रकार से आगे जा रहे हैं। अभी माननीय डेरेक ओब्रायन जी ने जो बात कही थी मनरेगा के संदर्भ में, तो मैं ये भी जरूर स्मरण कराना चाहता हूं कि भारत सरकार ने जो जो जानकारियां मांगी थी वो भी किस रूप में पश्चिम बंगाल की सरकार ने दी है वो भी सामने आ जाता तो और भी बेहतर था। अब मैं ये बताना चाहता हूं कि भारत के बारे में जब अगर IMF ने कहा है कि इंडिया की प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट 11.5% होगी, चाइना की 8% हो सकती है, यूएस की 5.1, ये वर्ल्ड इकोनॉमी को लीड करेंगे। अर्थात अब हम वर्ल्ड इकोनॉमी के लीडर के रूप में उभर कर सामने आते जा रहे हैं। और ये क्यों हुआ है? ये इसलिए हुआ है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 9 वर्षों में जिस प्रकार की व्यवस्थित नीतियां बनाई हैं। मुझे स्मरण है कि जब जनधन अकाउंट खोलने की बात आई थी तो उस समय बहुत से अधिकारी वर्ग और व्यवस्था का वर्ग ये मानने को तैयार ही नहीं था कि इतने जनधन अकाउंट खोले जा सकते हैं। आज 50 करोड़ से अधिक जनधन अकाउंट हैं और जिसमें सिर्फ धनवान लोगों के नहीं है, सामान्य लोगों के भी अकाउंट हैं, जिसमें डिपॉजिट अगर देखा जाए तो 51.5% ऑफ द फाइनेंशियल सेविंग है, पीएफ में 26% की फाइनेंशियल सेविंग है, इंश्योरेंस में 17% की फाइनेंशियल सेविंग है। अर्थात हमारा 94.8% सेविंग बिल्कुल सेफ सेक्टर में है। इस बात पे मुझे याद आता है मान्यवर 2013 में मैं अमेरिका के दौरे पे गया था। तत्कालीन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल में भारत को लेकर एक बड़ा ग्लूमी एटमॉस्फेयर था। वहां पे लोग कहते थे द सक्सेस स्टोरी ऑफ इंडिया इज ओवर, मगर हम लोगों ने उन्हें आश्वस्त किया था The success story of India is not over. Success story of India is waiting for Modi ji to come into power. और आज अगर हम देखें तो वो साफ दिखाई पड़ रहा है। और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि ये केवल ऐसे नहीं हो रहा है। यदि हम इन आंकड़ों को गंभीरता से देखें तो पिछले समय के मुकाबले में अगर हमारे एक्टिव मोबाइल कनेक्शन जो पहले 93 करोड़ थे वो 110 करोड़ हुए हैं, तो मानी हुई बात है, इसमें बढ़ोतरी हुई है। अब यहां पर महत्वपूर्ण बात क्या है, पहले हम मोबाइल हैंडसेट का इंपोर्ट 78% करते थे, मोबाइल हैंडसेट का, अब 4% करते हैं। मोबाइल फोन एक्सपोर्ट में हम पहले 1500 करोड़ के आसपास थे, आज 90,000 करोड़ रुपए के आसपास है। अगर हम नंबर ऑफ ऑटोमोबाइल सेल देखें तो मैं ये भी विनम्रता से ध्यान दिलाना चाहता हूं, अब यह सर्वेक्षण भारत सरकार का नहीं है कि ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में, ऑटोमोबाइल की होल्डिंग में हम दुनिया के तीसरे नंबर के देश बने हैं। 7.5 करोड़ परिवार भारत में ऐसे हैं जिनके पास कोई ना कोई एक ऑटोमोबाइल जरूर है, चाहे 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो। तो मानी बात है वो 7.5 करोड़ कोई धनाढ्य करोड़पति अरबपति नहीं है। ये इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ का जो प्रयास प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है, ये उसका प्रमाण है। अब मैं ये भी बता देना चाहता हूं कि पहली बार ऐसा हुआ है कि एशिया की इकोनॉमी कौन राइज करेगा, इसके बारे में यह कहा जा रहा है कि अब वो चाइना से शिफ्ट होकर भारत एशिया की इकोनॉमी का इंजन बन के उभरे। मैं एक और डाटा अभी बता देना चाहता हूं कि जो हमारे कंज्यूमर एसोसिएशन है
उसने आंकड़ा दिया कि वर्तमान दीपावली का जो फेस्टिव सीजन गुजरा है और छठ का मिलाकर 4 लाख करोड़ रुपए की स्पेंडिंग हुई है, जिसमें छोटे सामान खरीदने से लेके घरेलू सामान खरीदने से लेके बर्तन, सोना चांदी, सारी चीजों में अगर 4 लाख करोड़ रुपए की स्पेंडिंग भारत की जनता ने की है, तो कहीं ना कहीं ये अंधकार से निकलते हुए दीपावली के समान एक नई ज्योति के साथ भारत की अर्थव्यवस्था को ले जाने का एक संकेत भी दिखाता है। एक दौर था जब भारत का, मैं 91 की बात कर रहा हूं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 1 बिलियन पे आ गया था, 2-2 बार रुपए का डिवैल्यूएशन हुआ था, सोना गिरवी रखा गया था। एक वो भी दिवाली थी जब उजड़ा हुआ गुलशन था, रोता हुआ माली था। एक ये भी दिवाली है जब महका हुआ गुलशन है और ज्योत निराली है। एक वो भी दिवाली थी, एक ये भी दिवाली। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। Powered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोडरमा इलाके में आयोजित आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के आयोजन को संबोधित किया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सरकार के सभी विभागों के शिविरों को प्रदेश के प्रत्येक जिले के पंचायत, गांव और वार्डों में लगाया गया है। जनता को इस अवसर पर संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आज इन शिविरों के माध्यम से गाँव देहात और सुदूर कस्बों की असली स्थिति जानने का अवसर उन्हें प्राप्त हुआ है। आज फिर से सरकार आपके द्वार पहुंची। आज ये सरकार आपके द्वार का तीसरा चरण का ये कार्यक्रम है। पहला चरण 2021 में शुरू हुआ, दूसरा चरण 2022 में शुरू हुआ और फिर से 2023 में आपके सरकार आपके द्वार में पहुंची है। आप सब लोग जानते हैं कि इस कार्यक्रम के दौरान आपके शिविरों में क्या क्या कार्यक्रम आयोजित होते हैं। ये शिविर सिर्फ आज यहां पर नहीं है, ये शिविर और भी प्रखंडों में, पंचायतों में ऐसे ही हुजूम, ऐसे ही भीड़ लगा हुआ है। हम तो सिर्फ बीच बीच में वाकई में पदाधिकारी, कर्मचारी जिसके लिए तनख्वाह लेते हैं वो काम करते हैं कि नहीं करते, क्योंकि राज अलग होने के बाद जो पूर्ववर्ती सरकारें रही है और सरकार की जो जिम्मेवारी होती है कि जनता की सेवा करना, राज्य की आवाम की सेवा करना, उस पे ना लग करके ये सारा सेवा ये लोगों ने अपने लिए करवा लिया। लेकिन आज इस उदाहरण को हम बदलना चाहते हैं और ये सरकार बनने से पहले भी हमने ये कहा था। आज इन शिविरों के माध्यम से हमारे गांव, देहात, सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में किस तरीके की समस्याएं हैं, इसकी वास्तविकता हमें पता चलता है। इसीलिए इन शिविरों के माध्यम से आप लोगों की आवाज और आप लोगों की तकलीफों को जानने समझने का हमको मौका मिलता है। पहला शिविर जब हम लोग लगाए तो 35 लाख आवेदन हमें मिले। दूसरा शिविर लगाए तो 55 लाख के लगभग हमको आवेदन मिला और ये तीसरा चरण है। अब इसमें कितना आएगा इसका 29 दिसंबर को पता चलेगा। और आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं और सीना ठोक कर कह सकते हैं कि इस शिविर के माध्यम से जो हम लोगों ने मूलभूत समस्याओं का निदान करना शुरू किया, उसका नतीजा है कि आज हमारे राज्य के किसी भी गांव में बूढ़ा, बुजुर्ग, विधवा, महिला, विकलांग लोग बिना पेंशन का कोई नहीं है। सभी को पेंशन मिलता है। हर आदमी का एक मूलभूत समस्या है, रोटी, कपड़ा और मकान। हर गरीब को चाहिए, हर मध्यवर्गीय को चाहिए, हर अमीर को चाहिए, हर कर्मचारी को चाहिए। अब रोटी, कपड़ा, मकान की बात पर आइए। एक हम लोगों ने सामाजिक सुरक्षा, हमारे बुजुर्गों का लाठी हमने उनको पकड़ाया पेंशन दे करके। आज देख लीजिए इसी मैदान में कई विभागों के काउंटर लगे हुए हैं कि कई विभाग के काउंटर में बहुत भीड़ है। कुछ विभाग लोग बैठ करके वहां मक्खी मार रहा है। आप पेंशन का विभाग वाला में ही जाके देख लीजिए, गिने चुने आवेदन अभी आ रहे हैं।
जो लोग अभी 60 साल पूरा किया है उन्हीं लोगों का। अभी टॉर्च लगा करके भी अगर आप गांव में खोजने जाइएगा तो 60 साल का व्यक्ति बिना पेंशन का नहीं मिलेगा। हर ग्रामीण के लिए हम लोगों ने कुछ ना कुछ आपके लिए योजना बनाकर उसको गठरी बांधकर पदाधिकारियों को सौंपकर आपके दरवाजा में भेजा है। आप उस गठरी को खोलिए, जरूर आपके लिए भी कुछ ना कुछ योजना आपके उस गठरी में है, उसको आप अपने घर में ले जाकर के अंदर रखिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में लगभग 2500 सहायक आचार्य स्टाफ, नर्स एवं आयुष चिकित्सा शिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री द्वारा एम्बुलेंस एवं एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस को हरी झंडी भी दिखाई गई। इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि बिना स्वास्थ्य के किसी भी धन का कोई अर्थ नहीं है। स्वस्थ शरीर ही सभी धर्मों को प्राप्त करने का साधन है। चिकित्सा स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष विभाग से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, सभी नवचयनित अभ्यर्थीगण और उपस्थित भाइयों और बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से मिशन रोजगार के अंतर्गत आज लगभग 2500 प्रदेश के युवाओं को जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपने कैरियर को आगे बढ़ाना चाहते हैं, नियुक्ति पत्र वितरण का एक कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया है। मैं इस अवसर पर आप सभी नवचयनित अभ्यर्थियों का हृदय से बधाई देते हुए अभिनंदन करता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि आज एक साथ 278 सहायक आचार्य जो लोक सेवा आयोग के द्वारा चयनित हुए हैं, जिनमें गवर्नमेंट जो हमारे मेडिकल कॉलेजेज हैं और जो हमारे अन्य मेडिकल कॉलेजेस बन रहे हैं, उन सब में इनकी नियुक्ति होनी है। एज ए लेक्चरर ये लोग वहां पे काम करेंगे। इसके साथ ही 2142 स्टाफ नर्स, जिसमें 99 स्टाफ नर्स राजकीय मेडिकल कॉलेजेस के लिए, 1554 स्टाफ नर्स 87 राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों के लिए और 489 स्टाफ नर्स आयुर्विज्ञान संस्थान सफाई के लिए नियुक्त हुई हैं। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से चयनित 48 आयुष चिकित्सा शिक्षक, जिसमें यूनानी के एक प्रधानाचार्य, एक प्रोफेसर, 2 रीडर और आयुर्वेद विभाग के एक रीडर तथा होम्योपैथ विभाग के 43 लेक्चरर, इन सब को आज नियुक्ति पत्र कुल मिलाकर के यह संख्या 2468 यानी लगभग 2500 के आसपास है। इन सबको नियुक्ति पत्र एक साथ वितरित हो रहा है। यहाँ पे जो राज्य मुख्यालय पे आ सकते थे राज्य मुख्यालय में, बाकी शेष अन्य लोगों को प्रदेश के विभिन्न जनपदों में माननीय मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों के माध्यम से नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम वहां पे आयोजित हो रहा है। मैं इस अवसर पर प्रदेश के इन सभी लगभग 2500 ऊर्जावान चिकित्सकों को, पैरामेडिक्स को, नर्सिंग स्टाफ को, जो आज राजकीय सेवा के साथ अपने आप को जोड़ रहे हैं, उन सब का हृदय से अभिनंदन करते हुए उन्हें बधाई देता हूं। पिछले 6.5 वर्ष में स्वास्थ्य विभाग ने अपनी सेवाओं में जितनी प्रगति की है, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज 774 नई एम्बुलेंस और 81 एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंसेस यानी कार्डियक वैन के रूप में जिन्हें हम जानते हैं। इस अवसर पर प्रदेशवासियों को मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। हम सब जानते हैं कि जीवन में व्यक्ति के पास कितना भी धन संपदा आ जाए, कितना भी उसके पास वैभव आ जाए, लेकिन अगर उसका स्वयं का स्वास्थ्य उत्तम नहीं है तो उसके लिए इन सब का कोई मूल्य नहीं होता। हमारी परंपरा भी इस बात को कहती है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, यानी जितने भी धर्म के साधन हैं ये सभी स्वस्थ शरीर से ही संभव हो पाएंगे। उत्तम आरोग्यता को प्राप्त करना, और आज तो ये मैं इसको महज संजोग नहीं मानता हूं, बल्कि ईश्वरीय कृपा से यह एक बहुत अच्छा वो है कि इसमें एलोपैथ के भी हैं तो आयुष से भी जुड़े हुए लोग हैं। एक साथ 2500 ऐसी नियुक्ति पत्र वितरण का एक कार्यक्रम हो रहा है और यह प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के उत्तरोत्तर वृद्धि और उसके सुदृढ़ीकरण होने की दिशा में एक शुभ संकेत है। सरकार तो आपको सुविधा दे सकती है, सरकार आपको हर प्रकार से आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित कर सकती है। फील्ड में काम तो आप लोगों को करना है, प्रयास आप लोगों को करना है, और इसमें लेक्चरर का भी काम है, पैरामेडिक्स और नर्सिंग स्टाफ की भी बड़ी जिम्मेदारी है। ये बैकबोन है।
पूरी स्वास्थ्य सेवा का और व्यवहार आप लोगों का। आपका व्यवहार जैसे होगा, याद रखना, पेशेंट जिंदगी भर याद रखता है। अच्छा बोलना है, सकारात्मक बोलना है, सकारात्मक रिजल्ट भी वो अपने आप दे देगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कुरुक्षेत्र में आयोजित राम भक्त सम्मान समारोह में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने रामलीला में शामिल होने वाले कलाकारों को सम्मानित किया और जनता को संबोधित करते हुए कहा कि भगवान राम ने अपने पूरे जीवन की हर भूमिका में आदर्श स्थापित किए हैं। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर मुख्यमंत्री तीर्थ योजना पोर्टल के माध्यम से बीपीएल श्रेणी के 60 वर्ष से अधिक उम्र वाले बुजुर्गों के लिए अयोध्या दर्शन के लिए निःशुल्क यात्रा का शुभारंभ करने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने नशाखोरी की समस्या को स्वीकारते हुए सरकार द्वारा नशा मुक्ति के लिए किए गए प्रयासों की भी चर्चा की। साथियों, ये राम जी का अपने आप में नाम ही इतना बड़ा है, शब्द है केवल 2 अक्षर का रा और म। कितनी ताकत है इस शब्द में। हम पूरी जब रामलीला की ये सारी वर्णन सुनते हैं, उसकी कथा कहानी जब हमारे सामने आती है, आप सब ये जो काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि शायद आपको भी कल्पना नहीं होगी कि कितना बड़ा काम ये आप कर रहे हैं। कितना बड़ा ये काम है, बहुत बड़ा काम है। सदियों से अपने समाज के लोगों को संस्कारित करना, अपनी संस्कृति के साथ जोड़े रखना, उनके जीवन को कैसे सुधारा जाए, उनके जीवन में कोई कमी ना आए, न्यूनता ना आए, बुराई ना आए, कैसे उनको इस प्रकार के व्यसनों से बचाया जाए, इसमें रामलीला की बहुत बड़ी भूमिका है, बहुत बड़ी भूमिका है। जब रामलीला के मंचन के समय जो पात्र होते हैं, रामलीला के जो कलाकार होते हैं, जब वो निकलते हैं किसी यात्रा के माध्यम से अथवा मंच पर पहुंचते हैं, जब उनका पूजन होता है, तो उस समय किसी व्यक्ति के मन में यह नहीं आता है कि इस पात्र का नाम तो राम कुमार है, रमेश कुमार है या कोई और है। वो वास्तव में उस व्यक्ति में उसी चरित्र को देखते हैं जो वो अभिनव करता है। मित्रों, राम जी के जीवन से जो उनके जीवन के आदर्श हैं, वो जनता में हम बताते हैं। राम जी के समय में जो जो भूमिकाएं उन्होंने निभाई, चाहे वो पुत्र की निभाई, चाहे पिता की निभाई, चाहे भाई की निभाई, चाहे राजा के निभाई, किसी की भी भूमिका निभाई, उस भूमिका ने उन्होंने जीवन की जो मर्यादाएं होती हैं वो स्थापित की हैं। एक बहुत बड़ा विस्तार देश में है, वहीं अयोध्या जी में जहाँ राम जी का जन्म हुआ था, वहाँ का जो मंदिर है 16वीं शताब्दी में मुगलों के राजाओं ने उसको ध्वस्त कर दिया। बाबर ने उसको ध्वस्त किया था 500 साल पहले। अभी राम मंदिर का निर्माण चल रहा है और जो दिन बताया गया है कि 22 जनवरी 2024 राम मंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी करने वाले हैं। उस दिन फिर एक दिवाली, उसी प्रकार की दिवाली जब प्रभु रामचंद्र जी लंका विजय के बाद वहां आए थे, वैसी एक दिवाली 22 जनवरी को होगी। सारे देश भर में हमको ये दिवाली मनानी है, सारे देश भर में मनानी है। जैसे उद्घाटन का कार्यक्रम हो जाएगा, उसके बाद हर दिन हजारों लाखों लोग वहां पहुंचने वाले हैं। उनकी व्यवस्थाएं वहां कर दी हैं। और हमने हरियाणा में भी, सामान्य व्यक्ति सब जाएंगे, लेकिन गरीब लोग और गरीब लोगों में जो बुजुर्ग हैं, उनके जाने के लिए भी एक विशेष जो पोर्टल लॉन्च किया है, जिसके बारे में बताया है कि 60 वर्ष की ऊपर के व्यक्ति जिनकी आय कम है, बीपीएल में आते हैं, उसके लिए फ्री योजना बनाई है कि उनका किराया नहीं लगेगा। इसी के साथ दूसरा विषय, ये नशे की समस्या, ये भी अपने पैर फैला रही है। ये भी पहले पंजाब में बहुत ज्यादा दुर्दशा हमारे युवकों की हुई, हमारे बॉर्डर एरिया पर पहले आई। अब तो कहीं कहीं से समाचार हमको मिलते हैं, फरीदाबाद के, हमको करनाल के, हमें यमुनानगर के, वहाँ के भी समाचार मिलते हैं कि युवकों में ये लत बढ़ती जा रही है। हमने डी एडिक्शन सेंटर, सरकार ने भी, संस्थाओं ने भी ये शुरू किए हैं कि कैसे उस एक क्रम से उस नशे को छोड़े। जन जागरण के नाते आप भी सब इसमें लगे रहें। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।